नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सोचिए आप कहीं जाने के लिए मोबाइल में गूगल मैप्स खोलते हैं और आप देखते हैं कि लोकेशन ही नहीं दिखा रहा है। डिलीवरी सिस्टम ठप हो चुका है, डिलीवरी पार्टनर्स नहीं आ पा रहे हैं, फ्लाइट्स डिले हो रही है, कैब्स नहीं आ पा रही है, इवन हमारा डिफेंस सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि इस सिस्टम को चलाने वाला जो सिस्टम है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। अब अनकंफर्टेबल करने वाला सवाल यह है, क्या अमेरिका पूरी दुनिया के लिए इस सिस्टम को बंद कर सकता है? एक्चुअल में अमेरिका ने इंडिया के लिए इसको बंद किया था। बात है कारगिल वॉर की। उस समय सिर्फ अमेरिका के पास सैटेलाइट सिस्टम था जिसका नाम था जीपीएस। इंडिया ने कारगिल वॉर में जब हमारे दुश्मन पहाड़ के ऊपर बैठे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, तब उनसे एग्जैक्ट लोकेशन मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। और फिर हमारी सरकार को समझ में आता है कि पूरा खेल सैटेलाइट का है, जिसके पास सैटेलाइट उसके पास पावर। और इंडिया शुरू करता है खुद का एक प्रोग्राम जिसका नाम है नेविक, NAVIC, हमारा देसी जीपीएस सिस्टम, जो इंडिया और इंडिया के आसपास के लगभग 2000 किलोमीटर के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इंडिया के अंदर नेविक जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। चाइना भी उसी टाइम अपना बाइडू नेविगेशन सिस्टम लॉन्च करता है और पूरी दुनिया में अभी तक वो एक्सपेंड कर चुका है, लेकिन इंडिया अभी तक नेविक को ग्लोबल लेवल तक नहीं ले जा पाया है। क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इशू है या फिर प्लानिंग या पॉलिटिक्स का खेल? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया फ्यूचर पे जीपीएस को चैलेंज कर पाएगा या हमेशा हमें जीपीएस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? क्योंकि स्पेस में सिर्फ सैटेलाइट नहीं घूम रहा है, पूरा खेल पावर का चल रहा है और इस गेम में इंडिया ने जस्ट अभी एंट्री ही ली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। देखिए, सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो बॉडीज होती हैं जो किसी भी प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है कौन? मून, चंदा मामा। वैसे ही बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। ठीक है, अर्थ के बाहर स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। और वो चक्कर जो लगा रहे हैं वो कैसे लगा रहे हैं उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए आप मेरे हाथ में घूम रहे बॉटल के ढक्कन को देखिए। जब तक मैं इस ढक्कन को गोल गोल घुमा रहा हूं, जब तक ये धागा मेरे हाथ पे है और बॉटल से जुड़ा हुआ है, ढक्कन से जुड़ा हुआ है, तब तक ये ढक्कन घूमता रहेगा। लेकिन अगर मैं इस धागे को छोड़ दूं या किसी वजह से धागा टूट जाए तो क्या होगा? तो ये ढक्कन दूर चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को वृत्तीय पथ पे या सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है ना, एक ऐसा बल जो इसको घूमने के जो केंद्र है, मतलब इसके सर्कुलर पाथ का जो केंद्र है मेरा हाथ, इससे जोड़े रखे। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे धागा कर रहा है, अभी केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने का काम जो ये धागा कर रहा है, वही काम अर्थ और सैटेलाइट के केस में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। चलिए मैं आपको बोर्ड पे वो चीज समझाता हूं। अब देखिए, इसको समझते हैं कि मान लीजिए अर्थ है और ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट अब होता क्या है कि जब ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगा v स्पीड से, तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r। अब अगर कोई फोर्स अंदर की तरफ नहीं है तो ये आउटर स्पेस में चला जाएगा, लेकिन अंदर की तरफ फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r²। r मतलब अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस। अभी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो हम इतनी डिस्टेंस लेते हैं और इतनी वेलोसिटी लेते हैं कि अंदर वाला फोर्स और ये बाहर वाला फोर्स इक्वल हो जाए। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r² इक्वल्स टू मास ऑफ सैटेलाइट v²/r। ठीक है ना, तो जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो सैटेलाइट बिना किसी ईंधन के, बिना किसी फ्यूल के हमारे अर्थ की ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो कुछ इस तरह से एक सैटेलाइट काम करता है। हमने समझा कि सैटेलाइट कैसे काम करता है। अब देखिए, जीपीएस जो है, जीपीएस सैटेलाइट से ही जुड़ा होता है, सैटेलाइट से ही लिंक्ड होता है। होता क्या है कि जैसे आपका फोन है, फोन सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करके और वापस से फोन को भेजता है, तो फोन को पता लगता है कि उसकी लोकेशन क्या है अर्थ पे। लेकिन इस काम के लिए एक सैटेलाइट काफी नहीं होता है, 3 या 4 सैटेलाइट लगते हैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, अभी अर्थ के पास, हमारे इंडिया के पास लगभग 7 सैटेलाइट्स हैं इस काम के लिए। नेविक जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। अब ये 7 सैटेलाइट्स हमारे इंडिया को और इंडिया के आसपास के लगभग 2000 किलोमीटर को कवर करता है। लेकिन इसके अपोजिट हम देखें, चाइना का जो कॉन्स्टेलेशन है, मतलब बाइडू, उसके पास लगभग 24 से लेकर के 35 तक सैटेलाइट हैं।
एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, 24 से 35 तक है, जिससे कि वो पूरे ग्लोब को, पूरी अर्थ को कवर कर लेता है। ठीक है, तो हमें हमारा जो इनिशियल मोटिव था वो क्या था? वो था हमें डिफेंस के लिए चाहिए था। अभी जो हमारा पास सिस्टम है उसमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारा सिस्टम जीपीएस से भी अच्छा लोकेशन बता सकता है विद इन इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज। जो हमारा एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी है पाकिस्तान और चाइना, वहाँ तक हमारी रेंज है। लेकिन बाइडू अभी पूरा ग्लोब को कवर करता है, ग्लोबल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया का जो देसी जीपीएस है हमारा, यानी कि नाविक, क्या ये कभी ग्लोबली जा सकता है? तो चलिए इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। नेविक की जो जरूरत थी, सबसे पहले इंडिया को जरूरत कब महसूस हुई कि हमारे पास खुद का जीपीएस सिस्टम होना चाहिए? वो था 99 कारगिल वॉर। मैंने जैसे कि आपको बताया, हाँ, दुश्मन हमारे ऊपर थे और हम नीचे थे, अमेरिका ने लोकेशन देने से मना कर दिया। तब इंडियन गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया था 99 में कि भाई हम अपना खुद का एक जीपीएस सिस्टम बनाएंगे। सेम उसी वक्त चाइना ने भी डिसाइड किया था, लेकिन चाइना सीधे ग्लोबल हिट किया। जबकि हमने हमारा फर्स्ट सैटेलाइट कब भेजा? 99 के बाद हमने डिसाइड किया, फिर पॉलिसीज बनी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस हुए, भ्रष्टाचार हुए। 2013 में हमने पहला सैटेलाइट हमारा लॉन्च किया नेविक का, और 2013 में लॉन्च करने के बाद उसमें भी प्रॉब्लम आई। जो फर्स्ट सैटेलाइट भेजा, सेकंड भेजा, थर्ड भेजा, फोर्थ भेजा, 2017 में जो फर्स्ट वाला भेजा था वो खराब हो गया। मतलब उसके अंदर एक वॉच होती है, उसे कहते हैं एटॉमिक वॉच। वो एग्जैक्ट टाइम बताती है, अर्थ से वहाँ का टाइम रियल टाइम मैच करती है। वो वॉच खराब हो गई थी। फिर हमने उसका रिप्लेसमेंट भेजा 2017 में, लेकिन 17 में। और फिर वो 2017 में जो हमने भेजा था वो सैटेलाइट स्पेस में जाके ओपन ही नहीं हो पाया, वो खराब हो गया। फिर उसका रिप्लेसमेंट भेजा हमने 2018 में। और इस तरह से बेचते बेचते अभी हमारे पास लगभग 7 सैटेलाइट वर्किंग में हैं, और 2 या 3 सैटेलाइट हैं जो कि एज अ बैकअप हमने रखे हैं। इन केस वॉर चल रहा है और मान लीजिए कोई सैटेलाइट वर्किंग नहीं करता है तो हमारे पास बैकअप भी है। इंडिया प्लान कर रहा है ग्लोबल जाने की, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। उसके लिए कम से कम 35 सैटेलाइट्स हमें चाहिए स्पेस में। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? 7। ये 7 भेजने में हमें 99 से लेकर के 2026 आ गया है, लगभग 31 साल। ठीक है, अभी अगर हमें 7 से लेकर 35 तक भेजना है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस रेस में इंडिया लेट स्टार्ट हुआ है, स्लो स्टार्ट हुआ है, पर हारा नहीं है। उम्मीद अभी पूरी बाकी है। इंडिया ने अभी अपना लास्ट मूव चला नहीं है। हम बहुत जल्द ही कमबैक करेंगे। और कहा है ना किसी ने, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो सफलता इंडिया को जरूर मिलेगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।